Welcome dear students. Today's topic is extended relation algebra operation. So after completing this lecture, you will be able to describe the extended relation algebra operations. Like first of all, we'll be talking about the rename operation, then the division operation, then the generalized projection operation, and finally the aggregate function. तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस टॉपिक से जनरली आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं एज वेल एज क्वेरीज में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो क्योंकि रिलेशनल अलजेब्रा एंड एसक्यूएल एक ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे ज़्यादातर आपकी क्वेरीज पूछी जाती हैं, तो फ्रॉम क्वेरीज पॉइंट ऑफ व्यू जितनी भी डिफिकल्ट क्वेरीज आती हैं वो जनरली इस टॉपिक से बनती है। सो विल बी अंडरस्टैंडिंग दीज टॉपिक्स इन अ वेरी इजी वे सो दैट उन क्वेरीज को आप आसानी से सॉल्व कर पाए। एंड लिंकिंग विद द अदर टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो दिस विल बी यूजिंग ऑल दी रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन जो अभी तक हमने पढ़े हैं। सो इट इज लिंक्ड विद द प्रीवियस टॉपिक एज वेल एज जो हम यहाँ पे टॉपिक्स पढ़ेंगे दिस विल बी स्टार्टेड अगेन इन एसक्यूएल। तो यहाँ पे अगर आप रिलेशनल अलजेब्रा में इन ऑपरेशंस को अच्छे से समझ लेते हैं सो एसक्यूएल में जस्ट यू नीड टू नो द सिंटेक्स एंड दैट इज इवन सिमिलर देन रिलेशनल अलजेब्रा। सो दैट इज व्हाई दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड रियल लाइफ में आपको समझ में आएगा कि हाउ टू राइट सम डिफिकल्ट क्वेरीज। So we'll be starting with each of the relational algebra extended operations. First of all, we'll be starting with the rename operation. So we have the operation that is rename and it is represented by a symbol that is rho. तो एक ग्रीक या आप एक समझ सकते हैं कि कैलीग्राफिक फॉन्ट में हम एक लेटर लिख रहे हैं दैट इज रो, रिप्रेजेंटेड एज रो, एंड दैट सिंपली मीन्स रीनेम। एंड इसका ज्यादा एक्सटेंशन की कोई बात भी नहीं है, रीनेम इज वेरी ऑब्वियस। अगर आपको टेबल का नाम चेंज करना है या फिर टेबल का नाम सेम रखना है बट उसके एट्रीब्यूट का नाम चेंज करना है, तो इन दैट केस यू हैव टू यूज दिस री ऑपरेट, वेरी ऑब्वियस। तो अगर हम रीनेम के बारे में बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ यूनरी ऑपरेटर। तो इट इज अ यूनरी ऑपरेटर दैट मीन्स आप रीनेम सिर्फ एक ही टेबल को कर सकते हैं। So inside the bracket you can have only one table name that is R. तो आप R को रीनेम कर सकते हो S में या R1 में, R2 में, बट आप एक साथ दो रिलेशंस को रीनेम नहीं कर सकते। So that is why it is written that it is a unary operator. And then इसका फंक्शन क्या है? So it is used to rename a relation or names of its attribute. तो आप एट्रीब्यूट के नाम को रिप्लेस कर सकते हैं या फिर रिलेशन के नाम को रिप्लेस कर सकते हैं। So in that case, suppose we have a relation R. So if we have a relation R with three attributes A, B, C, and we need to rename the relation to S. तो अगर हमारे पास रिलेशन R है और उसका हमें नाम चेंज करना है, मीन्स एम्प्लॉय का नाम चेंज करके हमें एम्प्लॉय 1 रखना है, या फिर यहाँ पे जो हम इंस्ट्रक्टर टेबल यूज कर रहे हैं उसका नाम चेंज करके हमें प्रोफेसर रखना है, तो इन दैट केस हम कैसे करेंगे? तो विल यूज द सिंबल रो एंड रो के सबस्क्रिप्ट में हम नया नाम लिखेंगे। तो रो के सबस्क्रिप्ट में नया नाम दैट इज एस एंड ब्रैकेट में पुराना नाम दैट इज आर। So this is the command that will write for. So if I mention this is the old name and this is here the new. So after execution of this query, we'll have the table S with the attribute name A, B, C. This is the solution. Similarly, for example, if we need to change the attribute name, तो हमारे पास अब यहाँ पे रिलेशन का नाम है R with the attribute A, B, C, but we need to rename the attribute A to A1. तो अब हमें A का नाम चेंज करना है या A को रीनेम करना है टू A1, बाकी एट्रीब्यूट के नाम एज इट इज रहने चाहिए एंड रिलेशन का नाम भी सेम रहना चाहिए। तो इन दैट केस व्हाट विल डू इज विल राइट दिस। अब हम यहाँ पे हमें रिलेशन का नाम सेम रखना है, सिर्फ एट्रीब्यूट का नाम डिफरेंट करना है। सो विल यूज ब्रैकेट, first attribute name is A1, second attribute name is same that is B, and third attribute name is C for the relation R. So this is the way how we can change the attribute name. तो यहाँ पे relation R के तीन attributes हैं, तीनों attribute के नाम specify करने हैं।
अगर नाम सेम रहता है तब भी उसको स्पेसिफाई करना जरूरी। दिस इज हाउ वी रीनेम दी एट्रीब्यूट्स ओनली। अब अगर हमारे को नाम भी चेंज करना है और साथ में एट्रीब्यूट का नाम भी चेंज करना है, सो इन दैट केस वो कैसे होगा? So if we have a relation R A B C and we need to change it to the new relation name S and attributes name B D E, ये दोनों ही हमें attribute का नाम भी चेंज करना है और relation का नाम भी चेंज करना है. So in that case we'll use the syntax R, new name is S with the attributes name B D E and the old name is R. So this is very obvious. So this is the use of the rename operator. एंड आप किसी भी क्वेरी को ऐसे कर सकते हैं. सपोज आई नीड टू चेंज द इंस्ट्रक्टर नेम टू द प्रोफेसर टेबल. तो अगर हमारे पास इंस्ट्रक्टर की टेबल है ऑलरेडी जो हम स्कीमा यूज कर रहे हैं और उसका नाम मुझे चेंज करना है टू प्रोफेसर, तो व्हाट आई डू इज आई यूज द सिंबल एंड देन आई राइट प्रोफेसर and old table name is instructor, right? So this is the simple query to that simple solution to that query. अगर आपको हमारे जो ओरिजिनल स्कीमा है डेटाबेस का, वहाँ पे इंस्ट्रक्टर टेबल का नाम चेंज करना है टू प्रोफेसर. वहाँ पे अब आप इंस्ट्रक्टर टेबल को रेफर नहीं करोगे, यू विल ऑलवेज रेफर टू द प्रोफेसर टेबल, क्योंकि ये नाम जो है वो स्कीमा में चेंज हो. बट रीनेम ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो इट विल बी यूज फॉर अ वेरी पॉपुलर टाइप ऑफ क्वेरी एंड दिस आई कैन से इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्वेरी. अगर रिलेशन अलजेब्रा की बात करें या एसक्यूएल की बात करें, एक टाइप ऑफ क्वेरी सबसे डिफिकल्ट होती है एंड दैट विल बी यूजिंग द रीनेम ऑपरेशन. वहां पे रीनेम ऑपरेशन का यूज करना मस्ट है. तो आई मेंशन दैट क्वेरी, फिर हम देखते हैं कि रीनेम ऑपरेशन वहां पे क्यों करना पड़ेगा. तो अगेन विल यूज द सेम डेटाबेस स्कीमा. जब भी आपके पास कोई ऐसी क्वेरी आती है वेयर यू हैव टू कंपेयर, यहाँ पे अगर आप क्वेरी देखेंगे दैट इज सेइंग दैट फाइंड द हाईएस्ट सैलरी इन द यूनिवर्सिटी. तो आपको वो इंस्ट्रक्टर की सैलरी बतानी है जो हाईएस्ट है. तो दैट मीन्स हमारे को इस टेबल की जरूरत है. आउट ऑफ ऑल दीज टेबल्स वी रिक्वायर दिस टेबल दैट इज इंस्ट्रक्टर टेबल. सो आई राइट दिस ओनली. ये तो आपको पता चल गया कि हमें सिर्फ इंस्ट्रक्टर टेबल की जरूरत है, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्टर की सैलरी बतानी है जो सबसे ज्यादा हो, राइट? अभी हमने कुछ एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में बात नहीं की है, वरना ये क्वेरी को सॉल्व करना और आसान हो जाता. बट एग्रीगेट के अलावा भी कुछ केसेस में हमारे को जरूरत पड़ेगी इस रीनेम ऑपरेशन की. तो विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट दैट. यहाँ पे हमें हाईएस्ट सैलरी के बारे में बात करनी है. मींस इंस्ट्रक्टर की कुछ सैलरीज है, कोई 10,000 रुपए है, किसी की 20,000 है. तो उनमें से जो भी मैक्सिमम सैलरी है आपको वो बताना है. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पूछा जाए फाइंड दी इंस्ट्रक्टर विद दी हाईएस्ट सैलरी. तो जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है वो कौन सा इंस्ट्रक्टर है, तो आपको नाम बताना है. सो ऐसी क्वेरीज में रीनेम ऑपरेशन का यूज करना बहुत ही मस्ट हो जाता है. एंड वाई आई विल टेल यू सो. तो एक ये चीज हमें समझ में आ गई कि हमें सारी ही टेबल्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ सैलरी चाहिए हमें और कोई एट्रीब्यूट नहीं चाहिए. सो दैट वाई वी रिक्वायर ओनली वन टेबल, दैट इज द इंस्ट्रक्टर टेबल. Will be requiring this instructor table. So we'll be requiring only this one table, that is the instructor table. And again I'm saying that this is a very typical type of query and it needs to be solved in a particular way and you need to understand this particular way. So what is happening is, अगर आपको highest salary बताना है, so that means you have to compare salaries. तो इंस्ट्रक्टर की जो एक सैलरी है उसको दूसरी सैलरी से कंपेयर करना है. तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास सपोज करो इंस्ट्रक्टर्स की सैलरी है. सो नाउ सपोज मैंने इंस्ट्रक्टर की कुछ सैलरी एज्यूम की हुई है. सो वी हैव दीज पर्टिकुलर वैल्यूज फॉर दी सैलरी. अब इसमें से मुझे हाईएस्ट सैलरी बतानी है, दैट आई कैन मेक आउट इज 95,000. बट 95,000 मैं देख के बता सकती हूँ. इफ वी हैव टू फाइंड आउट कि कैसे हमारी कोई सैलरी मैक्सिमम है, तो दैट मीन्स आई नीड टू कंपेयर टू सैलरीज. तो अगर हम यहाँ पे देखें, आई विल कंपेयर कि 65,000 और 90,000 की सैलरी फिर कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है. देन 65 अगर छोटी है तो हम इसको छोड़ देंगे. 65,000 विद 40,000, इस 90,000 वैल्यूज को फिर फर्दर हम आगे कंपेयर करेंगे. तो एसेंशियली हमें क्या करना है, हमें सैलरीज को कंपेयर करना है. अगर हम सैलरीज को कंपेयर नहीं करेंगे तो उनमें से हाईएस्ट कौन सी है वो कैसे बताएंगे. सो दैट मीन्स what is the basic problem here is we need another table of the
इंस्ट्रक्टर सैलरी। सो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, तो अगर आप यहाँ पे देखिए एसेंशियली हमें क्या चाहिए, हमें इंस्ट्रक्टर की सैलरी 2 बार चाहिए ताकि हम उनके बीच में कंपैरिजन कर पाए। सो नाउ वी कैन कंपेयर कि क्या 65,000 किसी भी वैल्यू से लेस है। सो 65 इज लेस देन 65, नो। 65 इज लेस देन 90, यस। तो इसका मतलब ये हाईएस्ट तो नहीं हो सकता। देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वैल्यू दैट क्या 90,000 लेस है इससे, नो। क्या 90,000 लेस है इससे, नो। क्या 90,000 40,000 से लेस है, नो। क्या 90,000 95,000 से लेस है, यस। तो दैट मीन्स 90,000 हमारी हाईएस्ट नहीं हो सकती। तो दैट मीन्स अगर मुझे हाईएस्ट सैलरी बताना है, मुझे लोएस्ट सैलरी बताना है, तो आई नीड टू कंपेयर टू सैलरीज। तो अब दो सैलरीज के लिए मुझे दो अलग अलग टेबल चाहिए, बट टेबल तो मेरे पास एक ही है, इंस्ट्रक्टर टेबल। तो दैट मीन्स आई यूज वन इंस्ट्रक्टर टेबल ट्वाइस। यहाँ पे मुझे 2 बार सैलरीज को कंपेयर करना है। सैलरी पहली बार भी इंस्ट्रक्टर टेबल से आएगी, दूसरी बार भी इंस्ट्रक्टर टेबल से आएगी। सो व्हाट आई विल डू इज विल टेक दिस इंस्ट्रक्टर टेबल ट्वाइस, बट मुझे इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है, तो मुझे उन दोनों इंस्ट्रक्टर टेबल का नाम अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो व्हाट आई कैन डू इज एक टेबल को मैं इंस्ट्रक्टर टेबल कह देती हूँ और दूसरी टेबल को मैं कह देती हूँ डी टेबल। तो दिस इज इंस्ट्रक्टर डॉट सैलरी एंड दिस इज डी डॉट सैलरी। तो ये भी मेरी इंस्ट्रक्टर टेबल ही है, बट इसका नाम मैंने रीनेम करके डी सैलरी लिखा है। तो दिस इज वेरी ऑब्वियस। अगर आपको हाईएस्ट सैलरी बतानी है यूनिवर्सिटी की, तो दैट मीन्स आपको सैलरीज को कंपेयर करना है। अगर आप सैलरीज को कंपेयर नहीं करोगे तो आपको उनमें से हाईएस्ट बड़ी कौन सी है कैसे पता चलेगा। तो दोनों ही सैलरी का एट्रीब्यूट आपको एक ही टेबल से मिलेगा, दैट इज द इंस्ट्रक्टर टेबल। तो आप क्या करोगे, 2 बार इंस्ट्रक्टर टेबल लोगे, बट सेम तो आप यूज नहीं कर सकते। सो व्हाट यू कैन डू इज उसको आप रीनेम कर दो। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्टर टेबल और डी टेबल दोनों सेम ही बात है, बट उसका नाम हमने चेंज किया हुआ है। नाउ विल यूज वन पर्टिकुलर कंडीशन यूजिंग दिस। तो अब हम इतना काम कैसे करेंगे, एक बारी वो लिख लेते हैं। तो दैट मीन्स तो नाउ विल यूज दिस क्वेरी, एंड इस क्वेरी का मतलब समझेंगे शॉर्टली। बट अगर मुझे हाईएस्ट सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो अगर मैं कंपेयर करूंगी तो 95,000 लेस देन 95,000 ये वाली बात हम या लेस देन इक्वल टू अगर हम यूज करें वो नहीं आएगा। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन थिंक कि मैं क्या करती हूँ, इंस्ट्रक्टर टेबल में से सिर्फ एक 95,000 के अलावा सारी वैल्यूज आ जाए। तो व्हाट आई कैन डू इज मैं वो वैल्यू ढूंढूं जो हमारी ग्रेटर है देन दी डी सैलरी या फिर लेस है देन दी डी सैलरी। तो ये 65,000 की अगर हम बात करें किसी ना किसी से लेस होगी, 90,000 की बात करें ये भी किसी से लेस होगी, 40,000 की बात करें ये भी किसी वैल्यू से लेस होगी, बट ये 95,000 है, ये किसी भी वैल्यू से लेस नहीं होगी। तो दैट मीन्स हमारी टेबल में 95,000 नहीं आएगा। 60,000 अगेन किसी वैल्यू से लेस होगा, 87 भी होगा, 75 भी होगा, एंड सिमिलरली 62,000 भी होगा। तो सारी सैलरी जो है किसी ना किसी सैलरी से कम होगी, बट 95,000 जो हमारी हाईएस्ट है वो किसी भी सैलरी से कम नहीं हो। तो ऐसी सैलरी हम एक टेबल निकालेंगे, फिर ओरिजिनल अगर हम इंस्ट्रक्टर टेबल में से ये वैल्यू डिडक्ट करेंगे, सो वी कैन हैव दिस 95,000 वैल्यू। एंड इसी तरीके से हम हाईएस्ट सैलरी की क्वेरी को कंप्यूट करते हैं। एंड आप डायरेक्टली इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है हाईएस्ट सैलरी आपकी रिपीट हो। तो इन दैट केस दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। दिस इज द ओनली वे टू डू दिस। एंड अब इसको कंप्यूट करते हैं ताकि ये कंसेप्ट और भी ज्यादा ऑब्वियस हो जाए। तो ये क्वेरी जो कंप्यूट होती है दैट इज इनसाइड टू आउटसाइड। तो व्हाट आई विल डू इज वी हैव दिस इंस्ट्रक्टर टेबल जिसको हमने रीनेम किया है एज डी। सो हमने ऑलरेडी इसको रीनेम कर दिया एज डी। एंड नाउ विल जॉइन दिस इंस्ट्रक्टर एंड इंस्ट्रक्टर टेबल। तो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, बट हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करके नहीं दिखाएंगे, विल जस्ट यूज दिस सिलेक्शन कंडीशन। तो एक तरीके से आप ज्वाइन सोच सकते हैं कि हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है, और ज्वाइनिंग कहाँ की है, जहां पे इंस्ट्रक्टर डॉट सैलरी इज लेस देन डी डॉट सैलरी, राइट। तो हम देखते हैं कि हम ज्वाइनिंग कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस ज्वाइनिंग दिखाएं 65,000 दैट इज इंस्ट्रक्टर सैलरी शुड बी लेस देन डी डॉट सैलरी। तो क्या ये डी डॉट सैलरी से लेस है? क्या फर्स्ट टपल से मैच होगा? वाई? बिकॉज 65,000 जो हमारी इंस्ट्रक्टर की सैलरी है दिस इज नॉट लेस देन 65,000। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या 65,000 90,000 से ज्वाइन होगा?
यस. वाई? बिकॉज इस केस में 65,000 इज लेस देन 90,000. तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी. So that means we'll have this value 65,000 and 90,000. ऐसी आगे भी जाके कंप्यूट होगा, बट द बेसिक एम इज, आप देख सकते हैं हमने प्रोजेक्ट करना है इंस्ट्रक्टर की सैलरी, तो ऐसी कोई भी सैलरी जो मैच हो रही है वो हमें रिट्रीव करनी है. So that means as an answer to this we'll have 65,000. वाई? बिकॉज हमें इंस्ट्रक्टर की सैलरी रिट्रीव करनी है, तो इंस्ट्रक्टर की सैलरी में 65,000 आएगा क्योंकि ये मैच कर रहा है. तो कहीं पे भी आपको मैचिंग मिल जाएगी, सो वो सैलरी रिटर्न हमारी जरूर हो. तो अगर हम देखें क्या ये 90,000 65,000 से मैच होगा? नो, बिकॉज 90,000 इज नॉट लेस देन 65,000. ये मैच नहीं हुआ. क्या 90,000 90,000 से मैच होगा? तो अगेन नो, बिकॉज 90,000 इज नॉट लेस देन 90,000. क्या ये 90-40 से मैच होगा? नो, बिकॉज अगेन 90,000 इज नॉट लेस देन 40,000. क्या ये 90,000 95,000 से मैच होगा? यस, बिकॉज. तो क्या ये 90,000 95,000 से मैच होगा? यस, बिकॉज 90,000 इज लेस देन 95,000. So as a solution to this we'll have 90,000 also. तो 90,000 भी मैच हुआ तो वो वैल्यू भी हम रिटर्न कर देंगे. उसी तरीके से अगर हम 40,000 के लिए देखें, क्या 40,000 65,000, क्या 40,000 65,000 से मैच होगा? यस, बिकॉज 40,000 इज लेस देन 65,000. तो आगे चेक करने की हमें जरूरत नहीं है, हमें मैच मिल गया एक. So that means 40,000 will also be returned. नेक्स्ट हम देखते हैं क्या 95,000 किसी भी टपल से मैच होगा. So 95,000 65,000 से मैच होगा? नो, because 95,000 is not less than 65. It will not be matched to this because 95,000 is again not less than 90,000. Then हम चेक करेंगे 95,000 को 40,000 से, ये भी मैच नहीं हुआ बिकॉज 95,000 इज नॉट लेस देन 40,000. 95,000 को अगर हम मैच करेंगे 95,000 से तो भी हमें मैच नहीं मिलेगा बिकॉज 95,000 इज नॉट लेस देन 95,000. इसी तरीके से अगर आप 95,000 को कोशिश करेंगे किसी भी टप्पल के साथ मैच करने के लिए, सो विल नॉट हैव अ मैच. तो दैट मीन्स हमारे पास इस क्वेरी के आंसर में 95,000 जो हमारी हाईएस्ट सैलरी थी वो नहीं मिली. तो दैट मीन्स अगर 95,000 हमारे पास सैलरी रिटर्न नहीं होगी, उसी तरीके से अगर आप 60, 87, 75 और 62,000 को मैच करेंगे तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं मैच मिल जाएगा. लाइक 60,000 विल बी मैच टू दिस 65,000 बिकॉज इट इज लेस. 87,000 will be matched to this. 87,000 will be matched to 90,000 because 87,000 is less than 90,000. 75 again will be matched to 90,000. So 75,000 will again match to 90,000 because 75,000 is less than 90,000. And similarly 62,000 will match to 62,000 will match to 65,000 because it is less. तो कहीं ना कहीं सबकी मैचिंग मिल जाएगी आपको, बट 95,000 जो हमारी हाईएस्ट सैलरी है वो किसी से भी कम नहीं है, तो दैट मीन्स विल हैव नो मैच. So as a result of this query you have every possible salaries, but जो हाईएस्ट आपकी सैलरी थी वो नहीं रिटर्न हुई. तो हाईएस्ट सैलरी को रिटर्न करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम ओरिजिनल सेट ऑफ सैलरी में से सारी सैलरी, ये वाले आंसर को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो दैट मीन्स विल हैव द हाईएस्ट सैलरी. तो सारी सैलरीज में से ये वाली सेट माइनस करेंगे, तो इस सेट में सारी सैलरीज हैं बट हाईएस्ट वाली नहीं है, सो विल गेट द हाईएस्ट सैलरी. So that means we have to write it as, so this is the answer to this highest salary question. तो अभी हमने क्या किया था, इतनी क्वेरी को सॉल्व कर लिया था जिससे हमारे पास सारी लोअर सैलरीज आ गई थी. हाईएस्ट वाली सैलरी नहीं आई थी, 95,000 वाली सैलरी नहीं आई थी, उसके अलावा सारी सैलरी आ गई थी. तो अगर हम टोटल सैलरी में से इसको माइनस कर दें तो एज अ रिजल्ट विल हैव द सैलरी एज 95,000.
तो दिस इज दी हाईएस्ट सैलरी। तो ये ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेरी है जहां पे हमें रीनेम ऑपरेटर करने की जरूरत पड़ती है। तो सिंपली यू हैव टू रिमेम्बर दिस कि जब भी आपको एक एट्रीब्यूट को कंपेयर करना है अपने साथ, तो दैट मीन्स आपको रीनेम ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। तो आई ट्राइड कि आपको ये एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी बहुत आसानी से समझ में आ जाए। जब भी आपको हाईएस्ट निकालना है, सबसे पहले आप लोअर सैलरीज निकाल लो। सो आपने लोअर सैलरीज निकाली कैसे? इंस्ट्रक्टर टेबल को रीनेम किया और वहां से आपने निकाली लोअर सैलरीज। फिर टोटल सैलरीज में अगर आप लोअर सैलरीज को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सो यू विल हैव द हाईएस्ट सैलरी। So this is how we'll solve this highest salary question and the use of the rename operator. So before going further, we'll do a quick knowledge check. तो अगर हम डिवीजन ऑपरेटर की बात करें, दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑपरेटर एंड इट इज यूज्ड इन क्वेरीज दैट इज हैविंग यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन। तो ऐसे फॉर ऑल टाइप ऑफ क्वेरीज होती है जहां पे आपको डिवीजन ऑपरेटर का ही यूज करना पड़ेगा, उसके अलावा यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन। तो सपोज if you have a query like this, find all instructors who teaches every course that is taught in the university. यहाँ पे क्या है, एवरी का क्वेरी आ गया, या फिर फाइंड द इंस्ट्रक्टर हु टीचेस ईच कोर्सेज टॉट इन द यूनिवर्सिटी। तो आपको वो इंस्ट्रक्टर बताने जो सारे के सारे कोर्सेज पढ़ा रहे हैं। तो इंस्ट्रक्टर और कोर्सेज टेबल को तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, या इंस्ट्रक्टर और टीचर्स टेबल को तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, बट जो एसोसिएशन है उन दोनों के बीच का, दैट इज फॉर ईच या फॉर ऑल। So in that case, we have only one option, that is the division operator. तो ऐसी queries में division operator ही आप use कर सकते हैं। So first of all, we'll look at the division operator with an example. Then we'll solve one query. तो division operator की अगर हम बात करते हैं, this operator of relational algebra is suitable for the query which contain phrases like for all, for each. That is जहाँ पे हमारे पास universal quantification की बात हो। तो अगर आपसे वो दो टेबल्स को एसोसिएट करना है, बट दोनों टेबल्स के एसोसिएशन के बीच में फॉर ऑल, फॉर ईच, फॉर एवरी ऐसे वर्ड्स का यूज हुआ है, तो इन दैट केस आपको डिवीजन ऑपरेटर से ज्वाइन करना पड़ेगा। सो यू कैन नॉट यूज दिस ज्वाइन सिंबल और कार्टेशियन सिंबल, आपको डिवीजन ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा जब आपको दो टेबल को एसोसिएट करना है यूजिंग फ्रेजेस लाइक फॉर ईच, फॉर एवरी। तो डिवीजन ऑपरेटर अगर हम देखें, दिस इज written like the normal division operator. तो एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले देखते हैं डिवीजन ऑपरेटर, हाउ डज इट वर्क्स। तो इन दिस एग्जाम्पल हेयर यू हैव टू टेबल्स आर एंड एस, एंड आर टेबल में यू हैव ए एंड बी, एंड एस टेबल में यू हैव ओनली एट्रीब्यूट ए। So you need to find B that is associated with every A in S. तो ये ऐसी type of queries होते हैं। So you need to find values of B that is associated with every A in S. So that means you need to find this R division S. And as a result, you'll have a table with the attribute B. तो आपको वो B बताने हैं जो सारे A से associated है in S. तो वैसे भी अगर आप R की देखें तो वी हैव एट्रीब्यूट ए बी, एंड उसको अगर आप बी से एस से डिवाइड करेंगे, दैट इज एट्रीब्यूट ए। तो आफ्टर डिवीजन यू विल हैव ओनली एट्रीब्यूट बी। सो जैसे आप डिवीजन में करते हैं, सिमिलरली दिस। तो अब डिवीजन ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, तो यहाँ पे हमें वो बी देखने हैं दैट इज एसोसिएटेड विद ऑल एज, दैट इज A1, A2 एंड A3। अब सबसे पहले हम B1 के लिए देखते हैं, क्या B1 A1 से एसोसिएटेड है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या B1 A2 से एसोसिएटेड है। तो यस, B1 इज एसोसिएटेड विद A2। एंड उसी तरीके से देखिए क्या B1 A3 से एसोसिएटेड है। यस, B1 इज एसोसिएटेड विद A3। तो B1 इज एसोसिएटेड विद A1, A2, A3, तीनों के साथ एसोसिएशन है। तो दैट मीन्स एज अ रिजल्ट विल हैव B1। तो B1 हमारे पास क्यों आया, बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद एवरी वैल्यूज इन S। इस तरीके से अब हम B2 के लिए देखते हैं। नेक्स्ट इज विल चेक फॉर B2। तो क्या B2 A1 से एसोसिएटेड है। यस। क्या B2 A2 से एसोसिएटेड है। नो। तो B2 विल नॉट अपीयर इन द रिजल्ट बिकॉज B2 तीनों A के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो इट शुड बी एसोसिएटेड विद एवरी या विद ईच A। तो वो ऐसा एसोसिएशन नहीं है। अब B3 के लिए चेक करते हैं, क्या B3 A1 के साथ एसोसिएटेड है। नो।
B3 is not associated with A1. Although it is associated with A2 and A3, still B3 will not appear in the result. Why? Because B should be related to every A in the relation S. अब B4 के लिए फाइनली चेक करते हैं. अगर हम B4 की बात करें तो B4 is associated with A1, A2 and A3. तो B4 A1, A2, A3 तीनों के साथ associated है. So as a result we'll have 4 as well. So that means this is the division operator that will be used only if we have queries like this, that is using universal quantification, that is for each, for every and for all. तो यहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन का यूज करना जरूरी हो जाता है. एंड आई हैव शोन यहाँ पे आपको 2 टेबल्स यूज करनी पड़ेगी एंड उसके बीच में ज्वाइन की जगह यू हैव टू यूज दिस डिवीजन ऑपरेटर. दिस इज द टिपिकल केसेस जहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर हमारे मस्ट हो जाते हैं. एंड पीएसएम में भी हम और कुछ क्वेरीज करेंगे रिगार्डिंग दिस डिवीजन ऑपरेटर. So before going further, we'll do a quick knowledge check.